जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि विभिन्न वन डे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले विभिन्न वन डे एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, वह एडीओ भी हो सकता है, सीजी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और व्यापम और पीएससी के द्वारा आयोजित विभिन्न एग्जाम हो सकते हैं। इन सभी में जो है इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको जो है आप लोग अंत तक जरूर से देखिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो को यदि आप लोग पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा हम लोग जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसके साथ में प्रत्येक एमसीक्यू को। तो अंत तक आप लोग हमारे साथ में बने रहें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में हम लोग जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए वो आपको समय के साथ में देखने को मिल जाए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसका आंसर सब जान रहे हैं, लेकिन इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो जो चेंज किया गया वह क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसका पद नाम बदल करके क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहला चेंज ये हुआ। दूसरा आप लोगों को याद रखना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का यहाँ पे प्रावधान किया गया, जो कि 1774 में क्या किया गया, यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ, 1774 में स्थापित हुआ। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था, तो सर एलिजा इम्पे को जो है इसके पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश भी यहाँ पे नियुक्त किए गए। तीसरा आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनको भारतीयों से यहाँ भेंट लेने से और उपहार लेने से जो है मना कर दिया गया। मतलब वो लोग अब भेंट नहीं ले सकते थे, ना ही घूस ले सकते थे, ना ही उपहार ले सकते थे। चौथा आप लोगों को पॉइंट याद रखना है जो महत्वपूर्ण है, जो भी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य करता था, किससे संबंधित, राजस्व से संबंधित, सेना से संबंधित और नागरिकों से संबंधित, इन सभी का जानकारी जो है ब्रिटिश संसद को देना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अब इन सभी के बारे में जो है जानकारी ब्रिटेन के संसद को दिया जाने लगा। इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने क्षेत्र के देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखिएगा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। इसने जो है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। अब क्यों, उसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि हम लोग जो है सीजी पुलिस भर्ती के संबंध में टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि हमारे सीजी पुलिस भर्ती का टेस्ट सीरीज जो चला रहे हैं उसका दूसरा फेज है। इसमें कुल 23 टेस्ट हैं, जिसमें 20 जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने वाले हैं और 3 मेगा टेस्ट, जिसका प्राइस ओनली 199 रुपीज़ रखा गया है। और जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए छात्र थे जो फेज़ 1 में इसे परचेस किए थे टेस्ट सीरीज, उनके लिए यह मात्र 100 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है। तो इसको आप लोग जो है ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोगों का तैयारी आप लोगों को समझ में आ सके कि कितना हद तक हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें होता क्या है, एक नियम बनाया जाता है कि भारत के जितने भी वासी हैं, भारत के जितने भी निवासी हैं, उनको जन्म के आधार पर, मतलब जन्म के स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर जो है किसी भी स्थान में, भारत में किसी भी स्थान में या फिर किसी भी पद में नियुक्त करने से जो है अयोग्य साबित नहीं किया जाएगा। मतलब जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर और उनका जो है निवास स्थान के आधार पर उनको भारत में किसी भी स्थान में, चाहे वह दिल्ली हो या फिर मुंबई हो या फिर चेन्नई हो, और किसी भी पद में, चाहे वह कलेक्टर का पद हो या फिर गवर्नर का पद हो, किसी भी पद में जो है नियुक्त करने से अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नियम निकाला गया। तो किसमें था वो, चार्टर एक्ट 1833 में, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किससे या फिर किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, ये तीनों इसके सही हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं 1813 में क्या होता है कि ईसाई मिशनरियों को, मतलब ईसाई जो मिशनरी रहते हैं उनको भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो है यहाँ पे खुला छूट दे दिया जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है 1 लाख रुपए का जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का जो है अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ जाता है, पहला तो। दूसरा, जो प्राच्य और आंग्ल विवाद होता है, इसके बाद जो है मैकाले को
क्या किया जाता है, आंग्ल प्राच्य विवाद का जो है एक समिति गठित किया जाता है, जिसमें कौन सा सही है उसके लिए वहाँ पे निर्णय लिया जाता है उस समिति में, और उसका अध्यक्ष बनाया जाता है मैकाले को। तो वह भी वहाँ पे क्या करता है, अंग्रेजी शिक्षा को जो है फेवर करता है। तो वहाँ से भी आप लोगों का जो है अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ता है। तो ये भी हो गया। और दूसरा आपको याद रखना है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इसके माध्यम से भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो ये तीनों इसके सही उत्तर हो जाते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे पहला कथन देखेंगे, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी व्यापार था यहाँ पे, चाहे वह मसाला से संबंधित हो, कपड़ा से संबंधित हो, या फिर जितने भी अन्य व्यापार थे, उन सभी से इनका एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया। केवल चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसके एकाधिकार को यहाँ पे कायम रखा गया। अब इसका कारण क्या था, तो देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में यह नियम बनाया गया था, लेकिन इससे पहले जो है 1811 में जो नेपोलियन रहता है, नेपोलियन को आप लोग जान रहे होंगे, वो क्या करता है, यूरोप का जो क्षेत्र रहता है, खास करके आप लोगों का जर्मनी, इटली, फ्रांस और जो यूनाइटेड किंगडम वाला क्षेत्र रहता है, जिधर जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहता है उसके मालिक जहाँ पे रहते हैं, उधर क्या कर देता है, ये हमला कर देता है नेपोलियन। तो वहाँ जितने भी व्यापारी रहते हैं उनका व्यापार क्या हो जाता है, ठप हो जाता है, और उनको जो है व्यापार करने के लिए क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उधर जो है पूरा नेपोलियन का अधिकार हो जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक, मतलब कि ब्रिटेन का जो संसद रहता है, वो क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहता है उसके एकाधिकार को भारत से समाप्त कर देता है, ताकि जो उस साइड के व्यापारी थे उनको जो है व्यापार करने के लिए इधर जगह मिल सके। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा आप लोग देखेंगे, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। बिल्कुल सही है। जो कंपनी के द्वारा अधिकार में लिया गया क्षेत्र था उसमें जो है इसने क्या किया था, जो ब्रिटेन उसका संसद था या फिर ब्रिटेन के जो राजा था उसके संप्रभुता को, मतलब उसके नियंत्रण को यहाँ पे क्या कर दिया था, और मजबूत कर दिया था 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, मजबूत कर दिया था, सुदृढ़ मतलब कि। तो ये सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये बिल्कुल गलत है। इसका जो नियंत्रण है भारत के राजस्व का ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आता है, तो 1858 का जब अधिनियम बनाया जाता है, जब क्राउन का यहाँ पे अधिकार हो जाता है पूरे भारत में, तब जो है भारत का राजस्व ब्रिटेन संसद के नियंत्रण में आता है। तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। तो आंसर होगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। अगला है यहाँ पे, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, पहला सूची में दिया गया है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट आया था कब, 1784 में। इसमें जो है नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। इसी को हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC। इसको क्यों यहाँ पे किया गया था इसका स्थापना, ताकि जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो राजनीतिक कार्य और एक था आप लोगों का व्यापारिक कार्य, इन दोनों को जो है अलग अलग किया जा सके, इसके लिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन सा कार्य देखता था यहाँ पे, तो राजनीतिक कार्य। तो कंपनी का जितना भी राजनीतिक कार्य रहता था उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैंडल करता था, और जो व्यापारिक कार्य रहता था उसको कौन हैंडल करता था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो क्या करते थे, व्यापारिक कार्य को हैंडल करते थे। तो इस नियंत्रण परिषद का जो है स्थापना कब किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ए का होगा आपका 2। अब दूसरा देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो इसको हम लोग अभी देखें कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसमें प्रावधान किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का। कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, सर एलिजा इम्पे, और उनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश भी यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। अभी हमने देखा 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई धर्म को क्या कर दिया गया था, अनुमति दे दिया गया था। तो वही है, ये वाला इसका तीसरा हो जाएगा। अब चौथा यहाँ पे क्या है, चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। ये बिल्कुल सही है कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसमें कानूनी सदस्य के रूप
में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को जो है कानूनी सदस्य के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया, जिसको केवल जो है एक कानूनी सदस्य के तौर पे नियुक्त किया गया था, वो पूर्ण सदस्य नहीं था। ठीक है, वह मतदान नहीं कर सकता था अन्य मामलों पे, बस वह सलाह दे सकता था। इस तरह से इसका जो है यहाँ पे नियुक्ति किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। इसका अब हम लोग मिलान कर लिए, तो पहला का क्या है 2, दूसरा का 1, फिर 3 और 4, तो 2, 1, 3, 4 इसका सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो देखिए किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था यह शक्ति, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 से हमको जो है यह शक्ति प्राप्त हुआ भारतीय विधान परिषद को। किस संबंध में? बजट पर बहस करने के संबंध में। तो बजट पर जो है केवल यहाँ पे बहस किया जा सकता था, मतलब कि बस प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है, बजट के संबंध में किससे? कार्यपालिका से। तो कार्यपालिका क्या करता है, अभी भी वर्तमान में आप लोग देखेंगे तो वित्त मंत्री क्या करता है, बजट बना के लाता है, और उस पर जो है केवल हम लोग प्रश्न पूछ सकते थे 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, लेकिन उसमें हम लोग मतदान नहीं कर सकते थे। जैसे वर्तमान में कोई भी बजट लाया जाता है तो अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग यहाँ पे बजट आवंटित होता है। मान के चलिए स्वास्थ्य विभाग है तो उसके लिए 500 करोड़ हो गया, फिर उसके बाद खेल विभाग के लिए 100 करोड़, तो इसके लिए जो है इसको पारित करने के लिए मतदान किया जाता है अलग से। ठीक है, तो इसमें जो वोटिंग किया जाता है, मतलब मतदान जो किया जाता है, उसका अधिकार हमको इस समय नहीं दिया गया था। केवल और केवल हम लोग प्रश्न पूछ सकते थे कि ये जो 500 करोड़ है ये क्यों लग रहा है, किस किस कार्य में हम लोग इसको उपयोग करने वाले हैं, ऐसे करके प्रश्न पूछा जा सकता था। बस यहाँ पे हम लोग प्रश्न पूछ सकते थे, मतदान नहीं दे सकते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1892 में जो है यह अधिकार प्राप्त हुआ था, यह शक्ति। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? अब देखिए, इससे पहले हम लोग देखे थे कि सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में है उसकी स्थापना किसके तहत की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो है कलकत्ता में क्या किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। कब किया गया? तो 1774 में किया गया। 73 में प्रावधान हुआ, मतलब बोला गया कि ऐसा करेंगे, और 74 में हम लोग उसको स्थापित भी किए। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी बने, जिनके सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश भी वहां पे नियुक्त किए गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है संघीय न्यायालय। तो संघीय न्यायालय मतलब कि दिल्ली वाला जो न्यायालय है, दिल्ली वाला न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1937 को जो है आपका दिल्ली का जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना की गई। और इसका जो है प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपका जो 1935 वाला अधिनियम, जस्ट 1937 से पहले आपको 1935 में एक अधिनियम लाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935। तो उसमें बोला गया था कि हम लोग जो है भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करेंगे, और उसको जो है 1 अक्टूबर 1937 को स्थापना किया भी गया। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, और कब किस में बोला गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में बोला गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या लेंगे हम लोग इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है आपका 9, 19 और 35, तो उसको अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम लोग 1909 का अधिनियम देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। ये हम लोग इसको और किस नाम से जानते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जानते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से। मॉर्ले कौन था उस समय? तो मॉर्ले जो था उस समय भारत का सचिव हुआ करता था, भारत सचिव, और मिंटो जो है भारत का वायसराय हुआ करता था। इसलिए हम लोग इसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 का जो अधिनियम था उसको। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो 1909 का जो अधिनियम था, जो मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, यहाँ से सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है शुरुआत किया गया था। किसके लिए? तो मुसलमानों को जो है यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला इसके लिए महत्वपूर्ण है 1909 वाला अधिनियम। बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम लोग आते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम, यहाँ पे जो है केंद्र में क्या किया गया? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया, मतलब द्वैध शासन नहीं, द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया। द्विसदनीय कब लाया गया यहाँ पे केंद्र में? तो 1919 में। ठीक है, द्विसदनीय मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ये हो गए आपके 2 सदन। तो ऐसा व्यवस्था कब लाया गया केंद्र में? तो 1919 के अधिनियम से। और 1919 में प्रांत में क्या लाया गया? तो द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया, द्वैध शासन व्यवस्था। ठीक है, तो प्रांत में द्वैध शासन कब आया? 1919 में। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब आया? तो 1919 में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है,
अब 1919 का जो अधिनियम है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन रहता है? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन रहता है? तो ये भारत का वायसराय रहता है उस समय। अब इसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना है, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसके तहत कि यहाँ पे जो है आप लोगों का जो प्रांत में जो आपका यहाँ पे द्वैध शासन लाया गया था वह क्या था, उसको आपको ध्यान में रखना है। प्रांत का जो द्वैध शासन था वो क्या था, तो इसको आपको समझना है द्वैध शासन को। इसमें क्या किया जाता था? सभी विषय को जो है आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया जाता था। आरक्षित में कौन अधिकार, आरक्षित विषय पर जो है नियम बनाने का किसको अधिकार था? तो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को जो है यहाँ पे नियम बनाने का अधिकार था, अपने सदस्यों के साथ मिलकर के, जो ब्रिटेन के लोग रहते थे, जो कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। और जो हस्तांतरित विषय रहता था उस पर कौन अधिकार था, किसको अधिकार था नियम बनाने का? तो वायसराय को ही था अधिकार। लेकिन यहाँ पे जो है किसके साथ मिलकर के वो बनाता था? तो हिंदुस्तान के जो लोग रहते थे, जो यहाँ पे विधानमंडल के सदस्य हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर के यहाँ पे क्या करता था? वो हस्तांतरित विषय पर बनाता था नियम कानून। क्योंकि यहाँ पे जो भी मंत्री रहते थे वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे, तो कोई भी गलती होता था तो उसका जो है जिम्मा किनके ऊपर आता था? तो उन मंत्रियों के ऊपर आता था। इसलिए जो है हस्तांतरित वालों को जो है भारतीयों को सौंपा गया और आरक्षित वाले को जो है ब्रिटेन वाले लोग को सौंपा गया, मतलब गवर्नर को सौंपा गया। यहाँ पे कोई भी यदि मान के चलिए गलती होता है तो विधानमंडल के प्रति वो लोग यहाँ पे क्या नहीं होंगे? तो उत्तरदायी नहीं होंगे। तो बहुत होशियार थे वो लोग, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब 1935 आया, तो 1935 में कुछ महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, इसमें क्या होता है? केंद्र में आपका द्वैध शासन आता है। जो 1919 में आपका प्रांत में द्वैध शासन आया था, वही द्वैध शासन अब केंद्र में भी लागू हो जाता है। और प्रांत वाला जो द्वैध शासन रहता है उसको समाप्त कर दिया जाता है, उल्टा, ठीक है, द्वैध शासन जो है समाप्त कर दिया जाता है। और यहाँ पे स्वायत्त शासन क्या किया जाता है? इस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब खुद से अब वो लोग यहाँ पे शासन करेंगे। अब यहीं पे जो है एक और नियम बनाया जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि हम लोग जो है, अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे पिछला क्वेश्चन, कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करेंगे, ऐसा प्रावधान किया जाता है 1935 के अधिनियम के तहत, जो कि 1937 में 1 अक्टूबर को फिर क्या हो जाता है? यहाँ पे वो दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी हो जाती है। और बर्मा को जो है अलग करने का भी प्रावधान कहाँ आता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बर्मा, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं, इसको अलग करने का जो प्रावधान है वो कहाँ दिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया है। कब किया जाता है अलग? तो 1937 में अलग किया जाता है। 1935 में प्रावधान है, 1937 में अलग किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ? तो केंद्र बोला है, तो केंद्र में द्वैध शासन आता है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन आया? तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 में आया, ठीक है, और राज्य में 1919 में आता है। अगला हम लोग देखेंगे 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, अभी हम लोग देखें, ये बिल्कुल सही है। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में, केंद्र में 1935 में। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तो हस्तांतरित विषय वाला दिया जाता था केंद्र के द्वारा प्रांतों को, तो ये बिल्कुल सही है। अब मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, तो ये जो है 1919 में नहीं किया गया था, अभी मैंने आपको बताया 1909 में इसको किया गया था। तो इसलिए जो है इसकी कौन कौन सी सही है कथन? तो 1 और 3, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो हम लोग अभी देखे थे 1919 में जो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। आंसर क्या होगा? 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। अगला है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 का जो एक्ट है वो केंद्र में क्या लाता है? द्विसदनीय व्यवस्था लाता है। अब ये द्विसदनीय व्यवस्था में जो हम लोग अभी राज्यसभा देख रहे हैं उसको हम लोग उस समय बोलते थे राज्य परिषद, और जो लोकसभा देख रहे हैं उसको हम लोग केंद्रीय विधानसभा बोलते थे। इस समय क्या हुआ करता था? राज्यसभा जो है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता था, और केंद्र विधानसभा मतलब लोकसभा का कितना? 3 साल हुआ करता था। इसके सदस्य कितने रहते थे? तो 60 रहते थे। इसके सदस्य 144 हुआ करते थे। और ये जो राज्य परिषद था, मतलब राज्यसभा वर्तमान का जो है, इसमें 60 सदस्य में से 34 का जो है क्या किया जाता था? निर्वाचन, और जो 26 बचे उनका मनोनयन किया जाता था वायसराय या फिर जो क्या रहते थे हमारे यहाँ पे
देसी रियासत के राजा रहते थे उनके द्वारा, ठीक है। और जो बाकी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो केंद्रीय विधान परिषद था या फिर विधानसभा था, जिसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं, 144 सदस्य थे। इसमें 104 का जो है निर्वाचन होता था और 40 का क्या होता था यहाँ पे, तो 40 का मनोनयन होता था। जैसे यहाँ पे 26 मनोनयन, यहाँ पे 40 का मनोनयन, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है बोला गया है। तो प्रेरित कहाँ से है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने भूल गया मैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये जो है भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ से लगभग 250 अनुच्छेद हम लोग एज इट इज़ या फिर कुछ चेंज के साथ हम लोग उसको अडॉप्ट किए हैं हमारे संविधान में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम में ही आप लोगों का जो है जो 1935 वाला है उसमें राष्ट्रपति का जो अध्यादेश निर्गत करने का जो शक्ति है अनुच्छेद 123 में, उसको क्या किया जाता है, प्रेरित किया गया है, यहीं से प्रेरित है वो, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है। तो संवैधानिक निरंकुशता मतलब संविधान के माध्यम से निरंकुश किस अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो आपका हो जाएगा आंसर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्योंकि पहले जो भी अधिनियम आते थे इसमें 10, 15, 20 ऐसे करके अनुच्छेद हुआ करते थे, जिसके माध्यम से ज़्यादा आप लोग किसी चीज़ में निरंकुशता लाएंगे तो कितना में ला सकते हैं, इसमें 10 विषय में, इसमें 15 विषय में, इसमें 20 विषय में। लेकिन इसमें जो है बहुत अधिक अनुच्छेद थे, 300 से अधिक इसमें अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे। और इस 321 अनुच्छेद के माध्यम से आप लोग सोच सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे निरंकुशता लाया जा सकता है। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, किसमें प्रवृत्त होता है, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऐसा आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बताने भूल गया 1935 के संबंध में कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है ये दिया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति है उसका विभाजन किया जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं 3 सूची है, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक संघ सूची, ठीक है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां हैं। तो इसमें आप लोगों का क्या किया जा रहा है, विषयों का विभाजन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसमें अलग शक्ति है, इसमें अलग शक्ति है, तो इसको हम लोग कहाँ से लिए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों में हम लोग बांटते हैं किसी भी विषय को, उसके बाद मान के चलिए कोई भी विषय बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति। तो वो जो अवशिष्ट शक्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से किसे दिया गया है, तो गवर्नर जनरल को दिया गया है। याद रखेंगे, गवर्नर जनरल को, जिसको हम लोग वायसराय भी बोल सकते हैं, ठीक है, भारत के वायसराय को। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सब तो मैंने आपको बताया अभी। इसमें इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये था, इसको आप लोग याद रखिएगा, छूट गया था ये। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये गलत है। किसको दिया जाता था, गवर्नर जनरल को। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, यह भी मैंने आपको इनडायरेक्टली बताया, क्योंकि 1937 में जो है आप लोगों का क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की जाती है 1937 तक, तो ये भी सही हो जाता है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू किया। तो हम लोग देखे थे 1919 में हुआ था केंद्र में प्रांत में द्वैध शासन का स्टार्ट, और 1935 में कहाँ हो जाता है, केंद्र में, ठीक है। वही आरक्षित और हस्तांतरित वाला विषय में बांट देते हैं, वही है ये, ठीक है। तो ये भी सही होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सही नहीं है बोला है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो भारत में द्वैध शासन कब लाया गया, केंद्र में, तो अभी हम लोग देखे थे कब लाया गया था, तो 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा हम लोग केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लाए, और उसी में हम लोग बोले थे कि संघीय व्यवस्था भी हम लोग एक यहाँ पे लाएंगे करके। चलिए अगला देखेंगे, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो उसी को घुमा घुमा करके पूछ रहा है, आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। हालांकि उस समय जो है यह अमल नहीं हो पाया था, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था फिर वही आ गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दिया था। अगला है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई। तो इसको अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को दिया गया था। अगला है यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है। तो देखिए हम लोग जो है इन सभी चीज़ों को वहाँ पे क्या किए थे, एक्सेप्ट किए थे कि विधानमंडल में एक
लिए निर्वाचन और जवाबदेही प्रतिनिधि होने चाहिए, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समन्वित विचार समाविचित किया जाना, मतलब नॉमिनेट किया जाना, ये सब हम लोग देखे थे। तो ये तीनों था, लेकिन लिखित जो संविधान है इसका पहला बार आइडिया कब आता है? 1942 में जब क्रिप्स मिशन आता है वहाँ से, ठीक है। तो ये जो है 1935 का बात चल रहा है, और जबकि ये 1942 से होता है इसका काम चालू। तो इसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो मैंने आपको बताया जब राष्ट्रपति वाला भी हम लोग क्वेश्चन देखे कि ये जो है भारतीय संविधान का एक क्या है? प्रमुख स्रोत है। लगभग 250 अनुच्छेद हम लोग यहाँ से एज इट इज़ या फिर कुछ चेंज के साथ एक्सेप्ट किए हैं, अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। अगला देखेंगे निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसको भी देखे थे हम लोग। 1935 के अधिनियम के तहत इसको प्रावधान किया गया था, और 1937 में जो है बर्मा जो है भारत से अलग होकर के एक नया देश बन गया, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और आने वाले समय में इसका नेक्स्ट पार्ट यदि आप लोगों को समय के साथ देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।